हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अगस्त माह के करंट अफेयर्स पर। अगस्त महीने के करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पिछले 1-1.5 महीने से मेरी परिस्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कि मैं यूट्यूब को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ना ही टेलीग्राम चैनल पे कोई न्यूज़ कंटेंट प्रॉपर टाइम पे अपडेट कर पा रहा हूँ। आगे की प्लानिंग यही है कि सितंबर एंड और अक्टूबर मिड तक आपका इकोनॉमिक सर्वे के भी बाकी के बचे हुए चैप्टर में कवर कराऊं। ठीक, अभी जो हम अगस्त महीने करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, ये लेक्चर काफ़ी लंबा है, बताने के लिए बहुत सारे फैक्ट है, तो थोड़ा सा वीडियो में मैं फास्ट बोलूँगा, चीज़ों को थोड़ा से हम स्पीड से कवर करते हुए चलेंगे। अगर चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिएगा या थोड़ा सा रिवाइंड करके चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट है बताने के लिए इस अगस्त माह में। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव और उसका पहला शिलालेख। हाल ही में उड़ीसा राज्य के कोरापुट क्षेत्र में छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव का पहला शिलालेख प्राप्त हुआ है। शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है, एक्चुअली में शिलालेख वहां के एक संग्रहालय में पहले से मौजूद था और हाल ही पुष्टि की गई है कि यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव का ही पहला शिलालेख है। ठीक, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है विष्णु मोहन अधिकारी। मूल स्थान इंद्रावती घाटी के भैरव सिंहपुर कुमली कामत क्षेत्र से यह शिलालेख उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र में ले जाया गया था पहले के टाइम पीरियड में। ठीक है, ये शिलालेख तो वैसे बस्तर क्षेत्र का ही था, लेकिन पहले के टाइम पीरियड में इंद्रावती घाटी के भैरव सिंहपुर क्षेत्र कुमली कामत वाले क्षेत्र से यह शिलालेख आपके कोरापुट क्षेत्र में पहुंचा। ये जो आपका शिलालेख है, यह लगभग 11वीं शताब्दी, यानी कि जो सोमेश्वर प्रथम का जो टाइम पीरियड है आपका 1069 से लेकर के 1110 ईस्वी का, ये 11वीं शताब्दी का शिलालेख है। इसमें इस शिलालेख में ये देखिए, ये है ये शिलालेख, ये शिलालेख में जो है आपकी जो लिपि उत्कीर्ण है, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है इस शिलालेख में। इस शिलालेख में टोटल 16 पंक्तियां हैं। ठीक है, 16 लाइंस में चीजें उत्कीर्ण है। कुल 16 पंक्तियां हैं, जिसमें से 5वीं पंक्ति, 9वीं पंक्ति, 10वीं पंक्ति और 16वीं पंक्ति अभी भी अपठनीय है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। टोटल 16 पंक्ति में से आपके 4 पंक्ति अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। इसमें जो है इस आपके शिलालेख में चित्रांकन भी है। शिलालेख में बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक गधे और एक सुअर का कामुक चित्र उत्कीर्ण है। स्तुति, इस शिलालेख में एक स्तुति भी उत्कीर्ण है। राजकीय स्तुति मदन नृप कुल कमला भास्कर तिलक, ये जो है छिंदक नागवंशीय शासक के ही कोई एक राजा होने का इनका अनुमान है। ये राजा का नाम है जिनके नाम पर एक राजकीय स्तुति इस शिलालेख में उत्कीर्ण है। और ये शिलालेख वर्तमान में उड़ीसा के जयपुर संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। अनुमान, छिंदक नागवंश का शासन केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं था, बल्कि उड़ीसा के हिस्सों में तक जो है इसका विस्तार था। देखिए, ये शिलालेख आज ऐसा हाल फिलहाल में खोजा गया है ऐसा नहीं है। ये शिलालेख काफी समय से उड़ीसा के इस जयपुर संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है, लेकिन हाल ही में ये पुष्टि की गई है कि जो आपका ये शिलालेख जो संरक्षित रखा गया है, ये बस्तर क्षेत्र के छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव का शिलालेख है। ठीक, और यह इसका पहला शिलालेख है, यानी कि सोमेश्वर देव का पहला शिलालेख है। पहले के टाइम पीरियड में इंद्रावती घाटी के भैरव सिंह पूर्व कुमली कामत क्षेत्र से इसे कोरापुट क्षेत्र में ले जाया गया था। ठीक, तो खोजकर्ता कौन है? विष्णु मोहन अधिकारी। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। ठीक, कुल कितनी पंक्तियां हैं? 16 पंक्तियां हैं, जिसमें देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महादेव घाट के पास खारून नदी के तट पर निजी जमीन को समतल करते समय कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां पे प्राप्त हुए हैं? महादेव घाट। महादेव घाट कहां पर है? खारून नदी का ही एक किनारा है महादेव घाट के पास। गिरजा शंकर स्कूल के पीछे एक स्कूल है, उसके पीछे भूमि को समतल करते समय कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, ये जो अवशेष है, इस अवशेष को देखने पर उसके उम्र का अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 2100 साल पुरानी सभ्यता के संकेत है। जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 2100 साल पुराने हैं।
प्रारंभिक खोज, जमीन को समतल करते समय 1 से 2 फीट की गहराई पर कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली है। इन वस्तुओं में आपके लोहे के बॉल, ठीक है, लोहे के बॉल, सिलबट्टा जो चटनी पीसने के लिए यूज में लाया जाता है, पुराने पत्थर और मिट्टी के बर्तन इसमें प्राप्त हुए हैं। भविष्य की संभावना, पुरातत्व विभाग का मानना है कि जमीन के 30 फीट नीचे महल और किले जैसे और भी कई प्राचीन संरचनाएं मिलने की संभावना है। क्योंकि ये जो आपका जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहां पे प्राप्त हुए हैं? निजी संपत्ति में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, किसी निजी जमीन को समतल करने के दौरान प्राप्त हुआ है। तो प्रशासन ने जमीन पर सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है और जल्द ही खुदाई काम शुरू किया जाएगा। तो आने वाले समय में इस खारून नदी के तट पर महादेव घाट में और भी कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलने की संभावना रहेगी। तो ये कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं महादेव घाट खारून नदी के तट पर, गिरजा शंकर स्कूल के पीछे निजी जमीन पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और आपके महादेव घाट से रिलेटेड और एक फैक्ट आया है कि महादेव घाट में मिले कुषाण कालीन सिक्के। पिछले जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये किस काल के हैं अभी अनुमान नहीं लगाया गया है। और महादेव घाट में एक और पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि कुषाण काल के हैं, ठीक है। कुषाण कालीन सिक्के एवं बर्तन प्राप्त हुए हैं महादेव घाट में। कहां पर? रायपुर में खारून नदी के किनारे महादेव घाट क्षेत्र में ये आपके कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोज, कुषाण काल पहली से तीसरी शताब्दी के 60 तांबे के सिक्के और प्राचीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कि कुषाण कालीन है। सिक्कों की विशेषता क्या है? ये जो आपके 60 सिक्के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें एक और हाथी और दूसरी ओर राजा की आकृति अंकित है। ये देखिए, ये इस प्रकार से सिक्के प्राप्त हुए हैं आपके 60 तांबे के सिक्के और मिट्टी के बर्तन जो कि कुषाण कालीन है, खारून नदी के तट पर महादेव घाट क्षेत्र में। महत्व, रायपुर को नई पुरातात्विक पहचान मिलने का प्रमाण है। भूमि की स्थिति की अगर बात की जाए तो ये निजी स्वामित्व की होने से नियमित खुदाई फिलहाल रुकी हुई है। कलेक्टर को अनुमति हेतु पत्र भेजा गया है। यानी कि ये भी जो है किसी निजी संपत्ति पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ये अवशेष मिले हैं, ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, 60 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है अभी नियमित यहाँ पे जो है आपके निजी स्वामित्व होने के कारण फिलहाल यहाँ पे आगे पुरातात्विक खुदाई नहीं की जा रही है, लेकिन कलेक्टर से अनुमति मांगी जा रही है। नया प्रोजेक्ट, संबंधित भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोका गया है। यानी कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है क्योंकि कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे हो सकता है फिर से कोई पुरातात्विक खुदाई की जाए तो कुछ नए प्रमाण मिले। इतिहासकारों का राय है कि जो रायपुरा क्षेत्र है, रायपुरा को प्राचीन रायपुर माना जाता है। विभागीय योजना है कि संस्कृति एवं पुरातात्विक विभाग ने 2035 तक का विजन प्लान तैयार किया है। सर्वेक्षण क्षेत्र खारून, शिवनाथ, जोक, इंद्रावती, रेणुका नदियों के किनारे पुरातात्विक खोज जारी की जाएगी। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी महादेव घाट के किनारे खारून नदी और अभी भी ये आपके महादेव घाट खारून नदी के ही किनारे पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जो पुरातात्विक विभाग है हमारे छत्तीसगढ़ का संस्कृति एवं पुरातात्विक विभाग, वो 2035 तक का अपना एक प्लान तैयार किया है जिसके तहत जितनी प्रमुख नदियां हैं, चाहे खारून नदी हो, शिवनाथ नदी हो, जोक नदी हो, इंद्रावती, रेणुका नदी, इनके किनारों पर पुरातात्विक खोज की जाएगी ताकि और भी कई ऐसे प्राचीन प्रमाण हमें मिल सके। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट। ठीक, एलिवेटेड मतलब ऊंचाई पर, ग्राउंड माउंटेड यानी कि जमीन से ऊपर। ठीक है, एक सोलर पावर प्लांट, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट। ये इसकी स्थापना की गई है दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा जिले में 75 किलोवाट क्षमता का एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता है प्रति वर्ष लगभग 1,18,000 यूनिट बिजली उत्पादन का इसका क्षमता है। इसकी लागत है 8,26,000, 8.26 लाख इसकी लगभग लागत है। और सहयोग की अगर बात करें तो क्रेडा, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में क्रेडा के अध्यक्ष कौन है? श्री भूपेंद्र सवन्नी, इनका भी नाम याद रखिएगा। निर्माण तकनीक क्या है? हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड हैवी ड्यूटी, ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। विशेष, ऊपर सोलर पैनल और नीचे पार्किंग या उपयोग के लिए जगह, सालाना लगभग 106 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। ये एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर का मतलब क्या है? देखिए, ये जैसे कि समझ लीजिए ये है आपका जमीन,
ठीक है, ये लैंड है, इसमें कुछ लंबे लंबे ऐसे पिलर लगा दिए गए हैं और पिलर के ऊपर यहां पर ऐसे सोलर पैनल बनाया गया है। ठीक है, ऐसे सोलर पैनल लगाया गया है। तो इससे क्या होगा, ऊपर तरफ सोलर पैनल है और नीचे तरफ जो खाली पड़ी जमीन है उसका हम कोई ना कोई उपयोग कर सकते हैं, कोई ना कोई यूज में इसे ला सकते हैं। जैसे कि यहां आपको दिख रहा है ऊपर तरफ सोलर पैनल एक हाइट पे लगाया गया है, तो नीचे का जमीन, कई बार क्या होता है कि ऐसे आपका जमीन एरिया है और इसी के ऊपर सोलर पैनल बिछा दिया जाता है। ठीक है, बिजली उत्पादन के सोलर पैनल बिछा दिए तो इस जमीन का कोई दूसरा उपयोग नहीं हो पाता। अब क्या किया जा रहा है कि इसको एक हाइट पे लगाया जा रहा है ताकि नीचे का जो जमीन है उसका हम यूज में ला सके, जैसे कि कार पार्किंग के लिए इसे यूज में लाया जा रहा है। ठीक, तो यह है आपका एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट जो कि दंतेवाड़ा में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता है 75 किलोवाट की। ठीक, नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन निश्चय। ऑपरेशन निश्चय क्या है? ऑपरेशन निश्चय जिसका फुल फॉर्म है, देखिए NISCHAY, नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सप्रेशन कंट्रोल हाल्ट एक्शन फॉर यूथ एंड सोसाइटी। जो ऑपरेशन निश्चय है ये नशे से बचाना और ड्रग्स नेटवर्क को समाप्त करने से संबंधित है। पहला चीज तो यही याद रखना, ऑपरेशन निश्चय का संबंध किससे है? ड्रग्स नेटवर्क को समाप्त करने, युवाओं और समाज को नशे से बचाने से संबंधित है आपका निश्चय। ऑपरेशन निश्चय नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सप्रेशन कंट्रोल हॉल्ट एक्शन फॉर यूथ, ठीक है, यूथ एंड सोसाइटी। ये आपके ऑपरेशन निश्चय का फुल फॉर्म है, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है, एक ऑपरेशन है। ये रायपुर रेंज में चलाया गया। उद्देश्य क्या है? युवाओं और समाज को नशे से बचाना और ड्रग्स नेटवर्क को समाप्त करना। ये ऑपरेशन आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देशन में ये ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन आपके रायपुर रेंज यानी कि रायपुर संभाग के रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद जिलों में ये आपका ऑपरेशन निश्चय चलाया गया। कार्यवाही एक साथ लगभग 250 ठिकानों पर छापेमारी की गई, 275 लोग गिरफ्तार किए गए और भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ इसमें जब्त किए गए। ड्रग्स, हीरोइन, कोकीन, ये जितनी भी चीज है ये छापेमारी करके देखिए, नशे के खिलाफ 5 जिलों में एक साथ छापेमारी, 250 जगहों पर छापे, 100 से अधिक गिरफ्तारी, अब तो 275 हो गए। 34 किलो गांजा, 34 किलो गांजा, 13 ग्राम हीरोइन बरामद, 1600 पुलिसकर्मी जो है इस अभियान से जुड़े हुए थे। तो ऑपरेशन निश्चय डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, ऑपरेशन निश्चय का संबंध किससे है? नशे और ड्रग्स को के नेटवर्क को समाप्त करने से है। ठीक, किसके द्वारा चलाया गया? छत्तीसगढ़ पुलिस के रायपुर रेंज के द्वारा चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लिंगेश्वरी माता मंदिर। लिंगेश्वरी माता मंदिर जो कि मौजूद है आपके कोंडागांव जिले के फरस गांव में मौजूद आलोर की पहाड़ी में लिंगेश्वरी माता का मंदिर मौजूद है। ये जो लिंगेश्वरी माता का मंदिर है, यहां पर जो है भगवान शिव यहां पर स्त्री स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव यहां पर स्त्री स्वरूप में विराजमान है, यानी कि स्त्री के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इस साल 3 सितंबर 2025 को ये गुफा का द्वार खोला गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो लिंगेश्वरी माता का जो मंदिर जो आलोर की पहाड़ी में मौजूद है, वहां पर जो इस मंदिर का गुफा है वो साल में एक बार सिर्फ 12 घंटे के लिए खोला जाता है और इस साल यह 3 सितंबर 2025 को खोला गया था। एक्चुअली इसके लिए जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एक विशेष तिथि है, भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी को। हर साल भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी को साल में एक बार एक दिन के लिए 12 घंटे के लिए इस गुफा का द्वार खोला जाता है। लिंगेश्वरी माता का मंदिर आलोर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। लिंगेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में इससे प्रश्न बनेगा। यहाँ पे जो है खीरे का प्रसाद मुख्यतः चढ़ाया जाता है और मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना के लिए यहाँ आकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और खीरे का प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, तो लिंगेश्वरी माता का मंदिर कोंडागांव जिले के फरस गांव के आलोर की पहाड़ी में स्थित है। भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी को एक दिन के लिए 12 घंटे के लिए गुफा का द्वार खोला जाता है, जहां पे खीरे का प्रसाद चढ़ाया जाता है और निसंतान दंपत्ति यहाँ पे संतान कामना के लिए पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखिए, भंगाराम माई की भादो यात्रा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, उसको समझना। विश्व प्रसिद्ध या फिर हम बोले कि जो भंगाराम माई की जो यात्रा है ये कहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके कोंडागांव का। लेकिन पिछले 3-4 सालों से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी जो मैं आर्टिकल डाल रहा हूँ,
तो ये जो भंगाराम माई की जो यात्रा है, ये दो स्थानों से इससे रिलेटेड न्यूज आते हैं। एक तो है आपके केशकाल कोंडागांव का, और दूसरा आता है आपका नगरी धमतरी क्षेत्र का। धमतरी क्षेत्र के नगरी में भी आपके भंगाराम माई की भादो यात्रा निकाली जाती है। लेकिन अगर कोई एक आंसर लेना हुआ तो आप पहली प्राथमिकता देंगे कोंडागांव जिले के केशकाल को, ठीक। और अगर दोनों ऑप्शन में आया तो फिर ये तो क्वेश्चन विलोपित हो ही जाएगा। तो ये जो भंगाराम माई की भादो यात्रा है, यानी कि भादो माह, भाद्र पक्ष में यह यात्रा निकाली जाती है। भादो माह का अंतिम सप्ताह में ये भंगाराम माई की भादो यात्रा निकाली जाती है। इसमें पूजा अर्चना, जो सावन का माह है, सावन के माह से शुरू होकर 6 शनिवार तक ये जो है भंगाराम माई की पूजा अर्चना चलती है। और मुख्य यात्रा 7वें शनिवार को यह आयोजित होती है, यानी कि तब तक आपका भादो लग जाता है, ठीक। विशेष क्या है, इसे देवी देवताओं की अदालत भी कहा जाता है। यहां पर देवी देवताओं की अदालत लगती है। भागीदारी, लगभग 9 परगनों के 240 गांवों के देवी देवताओं को यहां पर बुलाया जाता है। भंगाराम माई न्यायाधीश की भूमिका निभाती है, ठीक है। जो भंगाराम माई जो मुख्य देवी है वो न्यायाधीश की भूमिका निभाती है। यदि कोई देवता अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतता है तो उसे दोषी ठहराया जाता है, और दोषी देवता की मूर्ति को मंदिर के बाहर कर दिया जाता है और तभी वापस लाया जाता है जब तक वह अपनी अहमियत साबित ना करे। यानी कि यहां पर देवताओं, इंसानों की नहीं, देवताओं की यहां पर सुनवाई हो रही है। देवताओं की, देवी देवताओं की अदालत है। यानी कि अलग अलग परगने के जो मांझी है, जो बैगा है, जो पुजारी पुरोहित है, वो अपने अपने देवी देवताओं को लेकर के पहुंचते हैं और उनकी एक अदालत लगती है। यानी कि मान लीजिए किसी गांव वालों ने मिलकर अपने ग्राम देवता से कोई मन्नत या कोई प्रार्थना की है और उसे उस ग्राम देवता ने स्वीकार नहीं किया, तो भंगाराम माई की अदालत में उस ग्राम देवता के ऊपर सुनवाई होगी। उस ग्राम देवता के ऊपर जो है उसको पेश किया जाएगा। वहां पे ग्रामीण या पुजारी या पंडित बताएंगे कि हमने हमारे ग्राम देवता से ये मांग की जिसे इसने पूरा नहीं किया। उस आधार पर जो भंगाराम है, जैसे किसी बैगा पुरोहित मांझी के ऊपर वो देवी यानी भंगाराम माई चढ़ती है और वो सजा सुनाती है। तो ये है, ये यात्रा कहाँ का फेमस है, केशकाल जिला कोंडागांव का। और ये इस साल जो है धमतरी नगरी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको देंगे, केशकाल को, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुलचा घूमर जलप्रपात। पुलचा घूमर जलप्रपात ये हाल ही में खोजा गया एक नवीन जलप्रपात है, जो कि बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पुलचा गांव के पास यह जलप्रपात खोजा गया है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा खोजा गया यह एक नवीन जलप्रपात है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसे एक अन्य नाम भी दिया है, बैतुल जलप्रपात। तो ये जो जलप्रपात है इसका 2 नाम है, पुलचा घूमर जलप्रपात या फिर बैतुल जलप्रपात। कहां पर है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पुलचा गांव में, यानी कि बस्तर जिले में स्थित है। कांगेर घाटी के बीच से मुनगा बहार नाला, यानी कि मुनगा बहार जो नदी है वही है, मुनगा बहार नाला इस पहाड़ी क्षेत्र से गिरकर जलप्रपात बना रही है। ये जो नया जलप्रपात है यह मुनगा बहार नाला के ऊपर मौजूद है। यह एक अनोखा जलप्रपात है जो 2 अलग अलग हिस्सों में गिरता है, यानी कि जो जलधारा है वो 2 हिस्सों में बट करके एक ही जगह गिरती है। जलप्रपात का पहला हिस्सा 120 फीट ऊंचाई से और दूसरा हिस्सा 116 फीट ऊंचाई का बताया गया है। यानी कि जो मुनगा बहार नाले से जो जल आ रहा है, जो पानी आ रही है, वो 2 हिस्सों में गिरता है, ठीक है। 2 हिस्सों में बट करके वो जल गिरता है। तो ये है आपका पुलचा घूमर जलप्रपात या फिर बैतुल जलप्रपात। कहां पर मौजूद है, बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चक्रधर समारोह। हाल ही में चक्रधर समारोह का 40वां संस्करण आयोजित हुआ, इसे याद रखना, ठीक है। चक्रधर समारोह का कौन सा संस्करण अभी 2025 में आयोजित हुआ, 2025 में चक्रधर समारोह का 40वां संस्करण आयोजित हुआ। प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में होता है, ठीक है। चक्रधर समारोह का संबंध किस जिले से है, रायगढ़ जिले से है। 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, 40वां संस्करण आयोजित हुआ। कहां पे आयोजित होता है, रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में। और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन से यह प्रारंभ होता है, ठीक है। चक्रधर महोत्सव का आयोजन किस तिथि से होता है, तो गणेश चतुर्थी के दिन से, ठीक है। जिस दिन गणेश जी की प्रतिमा पंडालों में बैठाई जाती है उस दिन से यह आपका समारोह शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है, यानी कि जब तक गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता। यानी कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन 10 दिवसीय ये जो है सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होता है। 27 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक इस साल जो है चक्रधर समारोह आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, जो रायगढ़ रियासत के राजा थे महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में, जिन्होंने रायगढ़ घराना कथक, रायगढ़ घराना किससे संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है, इसे भी याद रखना। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ घराना किस नृत्य से संबंधित है,
कथक नृत्य संबंधित है। रायगढ़ घराना को बढ़ावा दिया जाता है इस आपके समारोह के माध्यम से। इस साल इसका उद्घाटन जो है राज्यपाल रमेन डेक्का जी के द्वारा किया गया। विशेष अतिथि थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री तोखन साहू जो है विशेष अतिथि थे। मुख्य अतिथि थे आपके, मुख्य उपस्थिति था आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य गणमान्य। प्रस्तुति चक्रधर समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधित यानी कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाट्य, लोक कलाओं की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है प्रस्तुतियां इसमें दी गई। महत्व छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और कला परंपरा को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए ये है आपका चक्रधर समारोह, ये है आपके राजा चक्रधर सिंह, संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह। सूर, ताल, छंद और घुंघरू के 40 बरस इस साल जो है इसका एक टैगलाइन था। 27 से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित हुआ। बहुत सारी प्रस्तुतियां हुई, लेकिन कुछ फेमस पर्सनैलिटी की हम बात करें तो एक डॉक्टर कुमार विश्वास, ठीक है, जो कि कथावाचक भी है, कवि भी है, और पद्मश्री कैलाश खेर, इनकी जो प्रस्तुति है ये मुख्य रूप से रही। कैलाश खेर भी जो है आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े गायक है और पद्मश्री से सम्मानित है। और डॉक्टर कुमार विश्वास पॉलिटिकल फिगर से पहले, अभी फिलहाल कथावाचक बने हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, महासमुंद खनिज खोज। हाल ही में महासमुंद जिले के भालूकोना जामनीडीह क्षेत्र में खनिजों की खोज हुई है। ठीक, ध्यान समझना, यहां पर महासमुंद जिले के भालूकोना और जामनीडीह क्षेत्र में निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम समूह, जो कि ये जो आपके खनिज है निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह, प्लेटिनम ग्रुप के अन्य और भी खनिज है, प्लेटिनम समूह ये सभी के सभी खनिज विदेशों से मंगाए जाने वाले दुर्लभ खनिज है। इसकी उपलब्धता हमारे भारत में बहुत सीमित मात्रा में है और ये सभी के सभी खनिज हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे, विदेशों से मंगाते थे। और ये खनिज हमारे महासमुंद जिले के भालूकोना और जमनीडीह क्षेत्र में ये पाए गए हैं। ध्यान देना, देश में पहली बार इन खनिजों की पुष्टि हुई है। हमारे भारत देश में पहली बार इन खनिजों की पुष्टि हुई है। लगभग 700 मीटर लंबी खनिज युक्त चट्टान मिली है। ठीक है, लेंथ वाइज जो है लगभग 700 मीटर लंबी ये खनिज युक्त चट्टान में मिली है। इसकी उपस्थिति जो है मैकिफ, अल्ट्रा मैकिफ चट्टानों में इसकी उपस्थिति है। जैसे चट्टानों के प्रकार खनिज जो है किसी एक विशेष प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, तो जो 700 मीटर लंबी खनिज युक्त चट्टान मिली है ये मैकिफ, अल्ट्रा मैकिफ चट्टान है, जिसमें इन खनिजों की होने की पुष्टि हुई है। और साथ ही साथ 300 मीटर गहराई तक सल्फाइड खनिज की मौजूदगी भी यहां पर इसकी भी संभावना है। यहां पर निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के खनिज तो मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो है 300 मीटर की गहराई पर यहां पे सल्फाइड खनिज होने की भी संभावना है। लंबे समय से चल रहे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2022 में 3000 हेक्टेयर में इसके होने की संभावना जताई थी और मई 2023 में खदान नीलामी खनन अधिकार DGML यानी कि डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड को जो है इसका ई नीलामी मिला था। खनिज ब्लॉक, अब तक राज्य द्वारा 51 खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी की जा चुकी है, जिसमें ग्रेफाइट, निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम, लिथियम, ग्लूकोनाइट, फास्फोराइट, ग्रेफाइट, वैनाडियम जैसे अत्यंत दुर्लभ खनिज शामिल है। इसके अलावा 6 टीन ब्लॉक को भारत सरकार के खनिज मंत्रालय को आगामी नीलामी के लिए सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 51 खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी हो चुकी है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर आपको दो ईयर मिल रहे, 2022 और 2023। इसका मतलब क्या है? 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें अनुमान लगाया गया था कि एक निश्चित भालूकोना और जमनीडीह के लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह खनिज होने का एक अनुमान लगाया गया था। ठीक है, और अनुमान के आधार पर 2023 में ई नीलामी की गई और डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड को ये नीलामी सौंप दी गई। ठीक है, नीलामी के बाद ये क्षेत्र सौंप दिया गया और हाल ही में इसी कंपनी के द्वारा जब यहां पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो 700 मीटर लंबी खनिज चट्टान मिली है, जिसमें निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम समूह होने के प्रमाण मिल चुके हैं। ठीक है, यानी कि मौजूद है और साथ ही साथ 300 मीटर की गहराई पर सल्फाइड होने की भी संभावना है। ठीक, तो कहां पर आपके निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह की मौजूदगी मिली है? भालूकोना और जमनीडीह क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी अभियान।
आदि कर्मयोगी अभियान ये अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होने वाला है। 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस दिन जन्म दिवस रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती तक यह चलाया जाएगा। इसके लाभार्थी कौन होंगे? आदि कर्मयोगी अभियान के लाभार्थी होंगे जनजाति परिवार, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स। ये जो आपका आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है, ये धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत ही आपके आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में करंट अफेयर में आपको धरती आबा जन भागीदारी अभियान से रिलेटेड फैक्ट बता चुका हूं, ठीक है। उद्देश्य जनजाति परिवारों को मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि का लाभ पहुंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, जो कि 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। डेट याद रखना, 17 सितंबर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती रहता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि आदि कर्मयोगी अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। इसमें टोटल 1,33,000 से ज्यादा कैडर यानी कि स्वयं सेवक तैयार किए जाएंगे। कवरेज क्षेत्र छत्तीसगढ़ के 28 जिले। देखिए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 है, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है 28 जिले, जहां पे मुख्य रूप से जनजाति बहुल है। 28 जिले के 128 विकास खंड और 6,650 आदिवासी बहुल ग्राम जो है इसके कवरेज क्षेत्र में रहेंगे। प्रशिक्षण जिलों में एनजीओ, CSO और वॉलंटियर्स को चुनकर प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष पहल प्रत्येक ग्राम के लिए ट्राइबल विलेज विजन 2030 का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। गतिविधियां शिकायत निवारण शिविर लगाए जाएंगे, जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और आदिवासी सेवा दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। यानी कि ये मुख्य रूप से धरती आबा जन भागीदारी अभियान का ही एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है आदि कर्मयोगी अभियान के तहत, जिसका मुख्य उद्देश्य मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि का लाभ पहुंचाना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कब से कब तक चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्वच्छता संगम। स्वच्छता संगम का आयोजन हुआ बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि थे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। इस स्वच्छता संगम में आपके सम्मान किया गया शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान देने वाली स्वच्छता दीदियों का पैर धोकर के सम्मान किया। किन्होंने? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 वितरित किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे आपके नगरीय निकाय जो है अच्छे प्रदर्शन के साथ उन्हें पुरस्कार मिला। तो उसके बाद इस स्वच्छता संगम का आयोजन किया गया और ये मुख्य रूप से स्वच्छता दीदियों के सम्मान में आयोजित हुआ था। और इस स्वच्छता संगम में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो नगर निगम है उन्हें 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर से। द्वितीय स्थान पे आने वालों को 50 लाख रुपए और तृतीय स्थान पे आने वाले को 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक। उद्देश्य क्या है ये घोषणा का? कि स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रोत्साहित करना इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य है। तो स्वच्छता संगम कहां आयोजित हुआ? बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गौधाम योजना। गौधाम योजना ये कांग्रेस सरकार की गौठान योजना बंद करके नई योजना शुरू की गई है, ठीक है। रिश्ता वही सोच नहीं वाला एक जो स्लोगन चलता है ना, वही चीज है। गौठान जो कि पिछली जो सरकार थी, पिछली गवर्नमेंट थी भूपेश बघेल जी की सरकार, उनके टाइम पीरियड में जो गौठान योजना चल रहा था उसके स्थान पर अब नया योजना शुरू किया गया है। एक बस रीब्रांड कर दिया गया है गौधाम योजना करके। उद्देश्य क्या है? गौवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है। अभी शुरू हुआ नहीं है, अभी केवल एक रूपरेखा तैयार, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से इसे लॉन्च किया जाएगा। गौवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है। क्षमता, इसमें जो गौधाम बनाए जाएंगे, जो पहले गौठान थे अब गौधाम बनाए जाएंगे। एक गौधाम में अधिकतम 200 गौवंशीय पशु, केवल गाय की बात नहीं हो रही है, गौवंशीय पशुओं की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम क्षमता के 200 गौवंशीय पशुओं को रखा जाएगा और यहाँ पे मानदेय भी निर्धारित किया गया है। जो चरवाहे होंगे उन्हें 10,916 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और जो गौ सेवक होंगे इनकी सेवा में जो लगे हैं उन्हें 13,126 रुपए प्रति माह उनका मानदेय निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ गौधामों को आपके आर्थिक सहायता ही प्रदान की जाएगी। गौधामों में जो आपके मवेशी लाए जाएंगे, जो गौवंशीय जानवर जो लाए जाएंगे, उनके पोषण आहार हेतु यानी कि उनके चारा पानी के लिए प्रथम वर्ष में 10 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु,
द्वितीय वर्ष में 20 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु, तीसरे वर्ष में 30 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु और चौथे वर्ष में 35 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु इसमें प्रदान आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। उत्पादन एवं विपणन, पिछली बार जो आपके गौठान योजना थी उसमें प्रदेश सरकार गोबर खरीदी करती थी, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें नया कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो गौधाम है, गौधाम में जो गोबर और गौमूत्र निकलेंगे, गौमूत्र और गोबर से गौ उत्पाद जैसे केचुआ खाद, कीटनाशक नियंत्रण, गौ काष्ठ, गोनाइल, दिया, दंत मंजन, अगरबत्ती इत्यादि उत्पादन कर विपणन किया जाएगा। बाहरी खरीदी नहीं होगी। इसके पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा गौधाम। ठीक है, अक्सर क्या होता है, जो घुमंतु जानवर है वो जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैठ जाते हैं, उससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। या तो गाड़ियां क्षतिग्रस्त होगी, जान माल की हानि होगी, या तो फिर मवेशी जो है एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो प्रथम चरण में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे गौधाम बनाए जाएंगे और ये मानदेय निर्धारित है और ये जो है आपके पोषण आहार के लिए राशि निर्धारित की गई है। अभी रूपरेखा बना है, आगे आने वाले समय में इसमें और भी इंप्लीमेंटेशन किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका गौवंश के संरक्षण हेतु संकल्पित सुशासन सरकार। गौ माता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जो है छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना की शुरुआत। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास गांव में स्थापित होंगे गौधाम। पर्याप्त चारे, पानी, शेड और बाड़े की व्यवस्था रहेगी। निराश्रित घुमंतु गौवंश को मिलेगा आश्रय, गौधाम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नुआखाई पर्व। नुआखाई पर्व ये छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख क्या है, कृषि पर्व है। क्या पर्व है, कृषि पर्व है। चर्चा में नुआखाई पर्व रंग पंचमी को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जो महाअष्टमी है, यानी कि नवरात्रि में जो आपका अष्टमी मनाया जाता है, महाअष्टमी, पहले उसमें छुट्टियां, उसमें जो है छुट्टी मिल रहा था, लेकिन उसके स्थान पर प्रदेश सरकार ने उसकी छुट्टी को कैंसिल करके नुआखाई, ऋषि पंचमी को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। नुआखाई, नुआखाई का अर्थ क्या है? नुआ का मतलब होता है नई, खाई का मतलब होता है खाना, नई फसल का भोजन। भादो शुक्ल पक्ष पंचमी, ऋषि पंचमी को भादो शुक्ल पक्ष पंचमी या ऋषि पंचमी को मनाया जाता है आपका नुआखाई पर्व। नई फसल विशेषकर धान भगवान को अर्पित कर परिवार संग ग्रहण किया जाता है। ठीक है। अनुष्ठान, खेतों से ताजी फसल लाकर पूजा स्थल पर रखना, शुभ समय पर लगन, ठीक है, लगन पर भगवान यानी कि भगवान के स्थान पर भगवान को अर्पित करना और परिवार संग नुआखाई का भोग करना, ये जो है प्रमुख अनुष्ठान है। बस्तर में इस नुआखाई को कोड़ता पंडुम या कुर्मी पंडुम कहा जाता है, जहां नए धान, ककड़ी, कंदमूल, कोदो, चावल, मक्का आदि को पहले देवता को अर्पित किए जाते हैं। तो प्रकृति और अन्य का प्रति कृतज्ञता का पर्व है नुआखाई पर्व। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बने खाबो बने रहीबो अभियान। हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा इस अगस्त के महीने में 4 से 6 अगस्त यानी कि आपके 2 दिवसीय 4, 5, 6 सॉरी 3 दिवसीय जो है आपका अभियान चलाया गया, बने खाबो बने रहीबो जन जागरूकता अभियान। ये इसका मतलब अगर शाब्दिक अर्थ हम निकाले तो अच्छा खाओ स्वस्थ रहो। ये जो आपका अभियान चलाया गया, ये खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा चलाया गया। उद्देश्य, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसमें मोबाइल प्रयोगशाला, ठीक है, गाड़ी में जो है एक लैब बनाया गया। मोबाइल प्रयोगशाला के द्वारा प्रदेश के जो आपके प्रमुख होटल है, होटल, रेस्तरां, मिठाई की दुकानों में खाद्य पदार्थों को मौके पर जांच की गई और मिलावट के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। विशेष खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। बने खाबो बने रहीबो अभियान। ठीक, किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट मंत्री है उनका विस्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में कुछ कैबिनेट मंत्रियों का पद खाली था। अब जो है टोटल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित कैबिनेट मंत्रियों की संख्या हो गई है 14। इसे लेकर के विवाद बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यानी कि जब से आपका छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ है, तो मुख्यमंत्री सहित जो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है उसकी अधिकतम संख्या 13 थी। पहली बार इसे बढ़ा करके 14 कर दिया गया है। आगे हम इसको समझेंगे, लेकिन अभी जो नया लिस्ट जारी हुआ है उसको थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि आपके बहुत सारे सिलेबस में छत्तीसगढ़ प्रशासन करके टॉपिक आता है और करंट अफेयर समसामयिकी करके आता है, जिसमें मैच द फॉलोइंग, एक तरफ जो है मंत्रियों के नाम,
दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभाग दे देगा और सुमिलित कीजिए करके आएगा। एक तरफ मंत्री के नाम उसके विभाग, मंत्री के नाम उसके विभाग, मंत्री के नाम उसके विभाग, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा और निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले श्री विष्णुदेव साय जो हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज संसाधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण एवं अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री के पास नहीं है, यानी कि अन्य ऐसे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं हुए वो भी इनके पास होंगे। श्री अरुण साव जो कि हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, उनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनके पास है। श्री विजय शर्मा ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है, इनके पास गृह विभाग, जेल विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है आपके उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के पास। राम विचार नेताम जी के पास है आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन विकास। श्री दयाल दास बघेल जी के पास है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। श्री केदार कश्यप जी के पास है वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य विभाग। ठीक, उसके बाद श्री लखन लाल देवांगन जी के पास है वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्य कर, आबकारी सहित और श्रम, ये इनके पास है। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, ये इनके पास है। आपके श्री ओपी चौधरी जो कि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री है, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर, आबकारी को छोड़कर, देखिए आबकारी यहाँ पर है, यहाँ पे जो है वाणिज्यिक कर, आबकारी को छोड़कर आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है ओपी चौधरी जी के पास। श्री लक्ष्मी रजवाड़े जी जिनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग है। श्री टंकेश्वर शर्मा जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा विभाग है। उसके बाद है श्री गजेंद्र यादव जिनके पास स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य, ये इनके पास है। श्री गुरु खुशवंत साहिब जी जो इनके पास कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास है। और श्री राजेश अग्रवाल जिनके पास पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग है। तो पहले जो है मंत्रियों की संख्या 11 थी, अभी जो है 12, 13, 14 ये 3 नए मंत्री जोड़े गए हैं, श्री गजेंद्र यादव, श्री गुरु खुशवंत साहिब और श्री राजेश अग्रवाल। तो इनसे संबंधित जो विभाग है ना, इसको अलग से याद रख लेना। ठीक, अगर कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, जैसे कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो है मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 14 मंत्री हो गए हैं। इस 14 में से 3 जो है अनुसूचित जनजाति से है, 2 जो है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से है, 7 जो है ये ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से है, और 2 जो है ये आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा रूपरेखा, एक आर्टिकल आया था इसलिए आपको अलग से इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि जो 14 कैबिनेट मंत्री है, इन 14 कैबिनेट मंत्री में से 3 शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, 2 शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, 7 जो है आपके ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है। देखिए, जो मैं बोल रहा था कि अब तक हमारे प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कितनी थी, 13। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है ये जो आपका अधिनियम है, इसके तहत भारत में जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यानी कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल की कुल संख्या लोकसभा या किसी राज्य के विधानसभा सदस्य के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें 15% यानी कि आपके 90 का 15%, ठीक है, 90 का जो है आपका 15%, ये लगभग आपका 27 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 13.5 ये आता है। तो इसमें जो है अब तक हमारे प्रदेश में जो ये 90 विधायक, हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में टोटल विधायक कितने हैं 90, उसका 15% 13.5 निकलता है। ठीक है,
तो अब तक जो है मंत्रियों की संख्या 13 थी और कायदे से 13 ही होना चाहिए था। लेकिन कहाँ से हरियाणा फॉर्मूला लेकर के आए कि हरियाणा में भी जो है सेम है, वहां पर भी 13 के जगह पे 14 आपके कैबिनेट मंत्री है, जिस कारण से कांग्रेस ने क्या किया, इसे हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से कोई फेरबदल ना हो जाए। ठीक है, अगर हम संभाग वाइज देखें तो सरगुजा संभाग से टोटल 5 मंत्री है आपके कैबिनेट में, रायपुर संभाग से 2 मंत्री है, बस्तर संभाग से 1 मंत्री है, बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री है और दुर्ग संभाग से आपके 3 मंत्री है। ठीक, ये जो है आपके मंत्रिमंडल में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ, ये हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं रेडियो कार्यक्रम, वैसे ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा दीदी के गोठ एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया, डेट याद रखना, डेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये रेडियो कार्यक्रम की डेट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 31 अगस्त 2025 को इसका पहला प्रसारण 12:15 पे हुआ। अब इसका जो प्रसारण है, ये कार्यक्रम हर महीने की अंतिम रविवार को दोपहर 12:15 पर आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों में एक साथ प्रसारित होगा। ये जो दीदी के गोठ जो है, जो आपका रेडियो कार्यक्रम है, इसका विषय क्या है, कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत चल रहे कार्यों, महिलाओं की उपलब्धियों और आजीविका संवर्धन से जुड़े नवाचारों की जानकारी पूरे प्रदेश में प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना, इन कहानियों से न केवल अन्य समूहों को दिशा मिलेगा बल्कि प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित होगी। तो ये है दीदी की गोठ रेडियो कार्यक्रम। कब शुरू हुआ, 31 अगस्त 2025 को, और हर महीने के जो है अंतिम रविवार को यह प्रसारित होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अटल श्रम सशक्तिकरण योजना। इसकी शुरुआत की गई 11 अगस्त 2025 को। उद्देश्य असंगठित यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, असंगठित व प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के समग्र विकास के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना लाया गया। अब ये है क्या, इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान है। पहले चरण में 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र में मोर चिन्हारी भवन का निर्माण किया जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो आपके प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं, तो उनके लिए अभी पहले चरण में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में मोर चिन्हारी भवन बनाया जा रहा है उनके ठहरने के लिए। श्रमिकों को कैशलेस इलाज 106 निजी अस्पतालों से अनुबंध हुआ है। गंभीर रोग जैसे हृदय, किडनी, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि का उपचार सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में कराया जाएगा। श्रमेव जयते पोर्टल बनाया गया है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को प्रत्येक संभाग में, हमारे यहाँ 5 संभाग है, प्रत्येक संभाग में श्रम कल्याण कार्यालय की स्थापना इसमें इसके अंतर्गत की जा रही है। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के तहत श्रमिक बहुल क्षेत्र जैसे तिल्दा, उरला, सिलतरा, लारा, खरसिया, रायगढ़ में नए औषधालय बनाए जाएंगे, यानी कि कोई मेडिकल यूनिट बनाया जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन इसके तहत कराया जाता है। इसके पहले चरण में 7 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद और सूरजपुर में 21 केंद्र शुरू किए जा रहे हैं और जल्द ही 9 जिलों में 24 नए केंद्र खोले जाएंगे। तो इसमें जो जिलों के नाम दिए गए हैं और इसमें जो राज्यों के नाम दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा माइंड में याद रखना। शुरू कब हुआ, ये शुरू हुआ आपके 11 अगस्त 2025 से। नेक्स्ट देखिए, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ, अच्छा यहाँ डेट शायद गलत हो गया है, इसका डेट देख लेना ना, ये 9 सितंबर नहीं, अच्छा हाँ ठीक। जब मैं ये जो आपका अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का जो घोषणा है ये पिछले महीने अगस्त के महीने में किया गया था और औपचारिक, अभी सितंबर का महीना शुरू हो गया है और औपचारिक रूप से अभी 9 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका शुभारंभ, हम अभी अगस्त का करंट अफेयर जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का जो शुभारंभ है ये अभी सितंबर के महीने में 9 सितंबर 2025 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है अटल शिक्षा योजना का। अब देखिए, अटल प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का संबंध किससे है? इसमें अनाथ हुए बच्चों से है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा से है, श्रमिक परिवारों की उत्कृष्ट शिक्षा से है, आदिवासी बहुल परिवार के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा से, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा।
किससे है? श्रमिक परिवारों की उत्कृष्ट शिक्षा से है। लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे इसके को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। शिक्षा कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में इन्हें प्रवेश दिलाया जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या है? कक्षा 5वीं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मेरिट सूची बनेगी। टॉप 10 छात्रों को काउंसलिंग के बाद प्रवेश दिलाया जाएगा। निःशुल्क सुविधा क्या है? इसमें प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, छात्रावास, भोजन, ये सभी इनकी निःशुल्क सुविधा होगी। शर्त, जो आपके जो श्रमिक है, श्रमिक कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पिछले 1 साल से वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। दस्तावेज, श्रमिक पंजीयन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंक सूची, अध्ययनरत कक्षा का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र आदि इसमें मूल दस्तावेज है। योजना के तहत चालू वर्ष में 100 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और अगले शैक्षणिक सत्र में इस योजना के तहत 200 बच्चों को लाभ मिलेगा। तो ये है अटल उत्कृष्ट योजना। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है इसके तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि एक प्राइवेट है, ठीक है, रायगढ़ में जो है अध्ययन हेतु चयनित होने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्रियों को बहुत बहुत बधाई। एक कार्ड उनको सौंपा जा रहा है प्रशस्ति टाइप का। ठीक, योजना, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे हो सकता है क्वेश्चन बने। सबसे पहले है बोधघाट परियोजना, प्रस्तावित है। ठीक है, बोधघाट परियोजना, बोधघाट परियोजना जो है ये लगभग 29,000 करोड़ की लागत से बन रहा है और इसकी क्षमता इंद्रावती नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसमें जो है 125 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसमें लगभग 4,824 टन वार्षिक मछली उत्पादन का भी लक्ष्य है, जो यहाँ पे बोधघाट परियोजना जो डैम बनाया जा रहा है। और इसमें खरीफ और रबी मिलाकर कुल 3,78,475 हेक्टेयर क्षेत्र इसमें सिंचित हो सकते हैं। तो ये बोधघाट परियोजना जो कि इंद्रावती नदी के ऊपर प्रस्तावित है। दूसरा है इंद्रावती महानदी इंटरलिंक परियोजना, यानी कि इंद्रावती नदी जो कि आपके सिहावा की पहाड़ी से उद्गम होकर के छत्तीसगढ़ के मध्य से होते हुए बहती है और उड़ीसा में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो इंद्रावती नदी जो कि गोदावरी की सहायक है, कोरापुट उड़ीसा से निकलती है और बस्तर वाले क्षेत्र में बहती है। इन दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है। लगभग 20,000 करोड़ की लागत इसमें आ रही है और इससे 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता होने का उम्मीद है। नेक्स्ट है कुनकरी के ईब नदी के ऊपर डाढ़ पानी परियोजना और कांसाबेल विकास खंड में मैनी नदी के ऊपर शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना। याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा डाढ़ पानी परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? जशपुर जिले में, जशपुर जिले के कुनकरी में। किस नदी में प्रस्तावित है? तो ईब नदी पर। शेखरपुर परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये भी प्रस्तावित है जशपुर जिले में। किस नदी में प्रस्तावित है? मैनी नदी। ये जो मैनी नदी है ना, ये ईब की ही एक सहायक नदी है। ठीक है, इसमें लगभग जो है इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 38,000 हेक्टेयर है। इसमें 104 गांव 37,741 किसान इसमें लाभान्वित होंगे। जशपुर जिले की सबसे बड़ी जलाशय परियोजना है। इसमें बांध की ऊंचाई 35.71 मीटर और लंबाई 1800 मीटर होगी। ठीक है, इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, बोध मछली। बोध मछली जो कि मिलती है इंद्रावती नदी में। इंद्रावती नदी में ककनार घाट से लेकर के बोध घाट तक ये बोध मछली मिलती है। ये इतनी बड़ी, लगभग इंसान के ही बराबर की ये मछली है। इसे जो है बस्तर की शार्क, ठीक है, शार्क मछली देखे जानते हैं ना, इसे बस्तर के शार्क की संज्ञा दी गई है और जूलॉजिकल जो इसका नाम है वो है बोमरियस। ठीक है, ये इसका जूलॉजिकल नाम है। ये लगभग 100 से 150 किलो तक वजनी होती है। विशेष क्या है, चित्रकूट जलप्रपात के नीचे एक कोह यानी कि एक गड्ढे में बोध मछली के नाम पर सैकड़ों वर्ष पुरानी एक प्राचीन मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि ये जो बस्तर की तो पहचान है, इंद्रावती नदी में मिलती है, लेकिन इसकी धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। हर साल कुड़ुक जनजाति के मछुआरे जो है यहाँ पे यात्रा लगाते हैं और इस मछली की पूजा भी करते हैं। तो बोध मछली कहाँ मिलती है? इंद्रावती नदी में बोध मछली मिलती है, जिसे बस्तर के शार्क की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सुश्री नमी राय पारेख। इनका नाम याद रखना, सुश्री नमी राय पारेख, जिन्होंने 5 से 13 जुलाई तक जापान के हिमेजी में
एशिया पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप में उन्होंने 57 किलोग्राम डेड लिफ्ट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आजकल करंट अफेयर में खेल से, स्पोर्ट्स से बहुत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो नमी राय पारेख है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपके वेट लिफ्टिंग से, सॉरी पावर लिफ्टिंग से इनका संबंध है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये है आपके नमी राय पारेख। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन सा है? ये है आपका रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले के सभी पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला बन चुका है रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ में जितने भी ग्राम पंचायत है सभी में जो टैक्स की वसूली है वो यूपीआई के माध्यम से, यानी कि क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से की जा रही है। यहाँ पे जो आपके टोटल 549 ग्राम पंचायत, यानी कि जो सभी ग्राम पंचायत है वहाँ पे ये शुरू किया जा चुका है। भुगतान योग्य टैक्स जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जल कर, स्वच्छता कर, ये सभी इसमें भुगतान किए जाते हैं। सुविधा, ग्रामीण जन अब मोबाइल फोन से घर बैठे टैक्स और शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। प्रक्रिया, पंचायत भवनों, सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं। महत्व, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, पारदर्शिता और सुविधाओं में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाना इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपका रायगढ़ जिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा संचालित कोयला खदान कहां पर है? ये मौजूद है आपके सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले का परसा ईस्ट और कांता बसन पीकेईबी कोयला खदान, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान है। इस खदान का जो संचालन है ये किया जा रहा है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड RRVUNL के द्वारा। ये क्या है? ये वही खदान है परसा ईस्ट कांता बसन जिसके लिए हसदेव के जंगल काटे गए। ठीक है, हसदेव का जंगल जिसे छत्तीसगढ़ के फेफड़ा की संज्ञा दिया जाता है, इसके कटाई को लेकर के बहुत से आंदोलन हुए। पिछली सरकार ने इस सरकार पर इल्जाम लगाया, इस सरकार पिछली सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके जो कोयला का खदान है वो अडानी ग्रुप को अलॉट किया गया। हसदेव के जंगल जो है लगभग कुछ ही समय में जो है आपके हसदेव के जंगल साफ कर दिए गए और यहाँ से कोयला का उत्खनन किया जा रहा है राजस्थान के द्वारा और राजस्थान एक्सपोर्ट हो रहा है। छत्तीसगढ़ का कोयला छत्तीसगढ़ को नहीं जा रहा है, राजस्थान को, उसकी थोड़ी सी क्षतिपूर्ति ये कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा संचालित ये कोयला खदान है। यहाँ पे 9 मेगावाट का सौर संयंत्र की स्थापना की गई है। 300 एकड़ पुनः प्राप्त, ठीक है, रिक्लेम्ड भूमि पर इसे स्थापना की गई है, यानी कि जो अलॉट किया गया था राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को, उससे पुनः प्राप्त भूमि पर इसे अलॉट किया गया है, यानी कि स्थापित किया गया है। विकसित, ये जो सोलर प्लांट है ये लगाया गया है अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा ये लगाया गया है। पर्यावरणीय लाभ, हसदेव जंगल को काट करके ये लोग पर्यावरणीय लाभ बता रहे हैं। 25 वर्ष तक लगभग 4 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, यह लगभग 25 लाख पेड़ लगाए जाने के बराबर है। ठीक है, 9 मेगावाट क्षमता का एक छोटा सा पावर प्लांट लगा करके ये बोल रहे हैं कि 25 वर्ष में, अगले 25 वर्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए 2050 तक की बात कर रहे हैं, 4 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगा, जो कि लगभग 25 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। रातों रात जंगल का सफाया कर दिए और सोलर प्लांट से ये बता रहे हैं कि पेड़ों से कंपैरिजन कर रहे हैं कि 25 लाख पेड़ लगेंगे। कब? अगले 25 साल में, यानी कि 1 साल में 1 लाख पेड़ के बराबर इससे लाभ होगा। ऐसे फालतू की बातें हो रही है, फैक्ट है, बस याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ में पहला सौर ऊर्जा संचालित कोयला खदान कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपका परसा ईस्ट कांता बसन कोयला खदान। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेक्का एवं निक्षय मित्र पहल, ये जो निक्षय मित्र पहल है ना, ये टीबी रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीबी। ठीक है, 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। ये जो निक्षय मित्र जो पहल है ये प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने हेतु एक विशेष कदम है। निक्षय मित्र के रूप में योगदान, देखिए जो राज्यपाल है रमेन डेक्का जी, उन्होंने
33 जिलों के कुल 330 टीबी मरीजों को, ठीक है, 33 जिलों के कुल 330 टीबी मरीजों को गोद लिया, यानी कि प्रत्येक जिले से 10 मरीज को। प्रत्येक मरीज को पौष्टिक आहार हेतु 500 रुपए प्रति माह अनुदान CMHO के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। विशेष उपलब्धि क्या है? ऐसा करने वाले देश के ये प्रथम राज्यपाल बन चुके हैं, यानी कि अपने राज्य के सभी जिलों से जो है एक जिलों से 10 मरीजों को गोद लेने वाले। प्रारंभिक जो गोद लिया गया था इनके द्वारा राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी और गरियाबंद से लिया गया था, और लास्ट में भी कोंडागांव से इन्होंने 10 मरीजों को गोद लेकर के सभी जिलों से 10-10 मरीज गोद लेने का टारगेट पूरा कर लिया है। तो ये है आपका निक्षय मित्र। नेक्स्ट है वसुंधरा सम्मान। हाल ही में 25वां वसुंधरा सम्मान प्रदान किया गया राहुल देव को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और संपादक है। ठीक है, सम्मान समारोह आयोजित हुआ 14 अगस्त 2025 को भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में। ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह वसुंधरा सम्मान की रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ का समारोह था। देखिए, जो वसुंधरा सम्मान है, ये संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से यह समारोह लोक जागरण संस्था वसुंधरा, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन, भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित होता है। राहुल देव को मिला है 25वां वसुंधरा सम्मान। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है वसुंधरा सम्मान, यानी कि आज से 2 साल पहले आया था कि 2023 का वसुंधरा सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए वसुंधरा सम्मान, ये है आपके श्री राहुल देव जी, हिंदी पत्रकारिता का 5वां दशक, द पायनियर, इलस्ट्रेटेड वीकली, द वीक, प्रो करेंट, माया में इन्होंने पत्रकारिता की, जनसत्ता के संपादक रहे। आज तक, दूरदर्शन, जी न्यूज, जनमत, CNBC के शीर्ष जिम्मेदारी का भी इन्होंने निर्वहन किया। इनकी उपलब्धि यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में बनेगा महतारी सदन। ठीक है, महतारी सदन महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता बनाने के लिए आपके महतारी सदन की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में टोटल 166 महतारी सदन का निर्माण की मंजूरी मिली है। हर महतारी सदन के लिए 30 लाख रुपए का प्रावधान है और 2500 वर्ग फुट क्षेत्र में महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो कितने महतारी सदन को मंजूरी मिली है? 166। एक महतारी सदन के निर्माण के लिए कितना मिल रहा है? 30 लाख रुपए। और कितने एरिया पे महतारी सदन बनाया जा रहा है? 2500 स्क्वायर फीट में। ठीक है, मां बनना है वरदान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसे थोड़ा सा अपडेट करना है। ठीक है, पहले बच्चे होने पर कितना राशि मिलेगा? 5000 रुपए। दूसरी बच्ची अगर लड़की होगी तो 6000 रुपये मिलता है। पहले इसमें केवल लड़की का ही था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब अगर किसी भी परिवार में कोई पहला संतान होता है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और अगर दूसरा भी लड़का होता है, ठीक है, पहला लड़का या लड़की कोई भी हो, और दूसरी संतान अगर लड़का होगा तो कोई राशि नहीं मिलेगी, और दूसरी संतान अगर लड़की होती है तब 6000 रुपये मिलेगा। पहली संतान लड़का या लड़की कुछ भी हो 5000 रुपये, दूसरी संतान अगर लड़की होगी तब 6000 रुपये। अब तक 4 करोड़ लाभार्थी माताओं को DBT के माध्यम से 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सीधी सहायता राशि प्रदान की गई है। इसे याद रखना ना, पहले बच्चे पर 5000 और दूसरा बच्चा लड़की होने पर 6000 रुपये का प्रावधान है। PM किसान दिवस, ध्यान देना, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फरवरी 2000, देखिए जो डेट इसे बता रहा हूं उसको याद रखना, फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। प्रथम किस्त आपका फरवरी 2019 को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में विशेष देखिए 2023-24 और 24-25 का आंकड़ा दिया गया है। 2,75,000 अतिरिक्त किसानों को लाभ मिला है इन सालों में। पंजीयन एवं किस्त भुगतान की प्रक्रिया को तेज एवं पारदर्शिता बनाया गया है। सभी किसान, ये तो चलो इसको छोड़िए, तो जब से ये फरवरी 2019 से शुरू हुआ है तो अभी आपका 2 अगस्त 2025 को 20वीं किस्त का भुगतान हुआ। 25,47,538 किसानों को लाभ मिला, यानी कि इतने किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, कितनी राशि का हस्तांतरण हुआ? 553.34 करोड़ का। लेकिन लाभान्वित कितने हुए, इसको, ये डाटा को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इधर के फैक्टर भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, या आपके अगस्त 2025 तक की स्थिति में इससे कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं? 25,47,538। ठीक है, 20वीं किस्त जारी की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू।
छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है रायपुर में यह लागू होगा। धीरे धीरे अन्य बड़े शहरों में भी इसे लागू किए जाने की शुरुआत होगी, लेकिन फिलहाल अभी रूपरेखा तैयार किया गया है और ये डेट रखा गया है 1 नवंबर का। 1 नवंबर 2025 तक रायपुर में जो है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। क्यों लागू होगी आगे आपको बताऊंगा। इसमें जो कमिश्नरी प्रणाली है, इसमें एडीजी, आईजी रैंक के अधिकारी को कमिश्नर बनाया जाएगा। पावर, पुलिस को मिलेगी मजिस्ट्रियल पावर, ठीक है। मजिस्ट्रियल पावर धारा 144, धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि को अनुमति खुद दे पाएंगे। पहले अनुमति देता था कलेक्टर, ठीक है। अब तक जो है ये अधिकार कलेक्टर के पास था, लेकिन रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से सभी अधिकार किसके पास चले जाएंगे? पुलिस के पास चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र, पुलिस कमिश्नर शांति व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात, धरना प्रदर्शन, नाइट कर्फ्यू, ट्रैफिक, सशस्त्र लाइसेंस, नवीनीकरण आदि पर निर्णय ले सकेंगे। अधिकार, गुंडा एक्ट, मजरूका एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, माइनिंग, अन्य कानूनों के तहत कार्यवाही करने की शक्ति होगी कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत पुलिस को। कारण, रायपुर में जनसंख्या और अपराध के बढ़ने के कारण ये नई व्यवस्था लाई जा रही है। अक्सर आप न्यूज़पेपर ओपन करेंगे, पहले पेज में आपको सीधा हेडलाइन मिलेगा कि रायपुर में हुई चाकूबाजी, रायपुर में हुई छेड़छाड़ की घटना, यानी कि बहुत आपके क्राइम बढ़ चुके हैं रायपुर में। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कमिश्नरी प्रणाली, जिसमें जो अपराध संबंधित जो प्रमुख अधिकार है वो पुलिस को दिया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा परमिशन पुलिस अपने, यानी कि आईजी और आईजी रैंक की जो आपके कमिश्नर होंगे उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अपराध पर नियंत्रण, प्रशासनिक निर्णयों में तेजी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था इसका लक्ष्य है। प्रदेश में स्थिति, पहले इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश में यह प्रणाली लागू है, अब छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो रही है। विशेष, रायपुर में शहरी सीमा से लगे 20 किलोमीटर तक ग्रामीण क्षेत्र में भी यह प्रणाली लागू होगी, ठीक है। अभी लागू हुआ नहीं है, 1 नवंबर से लागू होने का इसमें संभावना है। भारतीय रेलवे की कवच प्रणाली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR बिलासपुर में लागू, यानी कि इसकी शुरुआत हुई है। भारतीय रेलवे की स्वदेशी कवच प्रणाली जो है अब हमारे जो रेलवे जोन है, बिलासपुर रेलवे जोन, इसमें शुरू किया गया। इसकी जो पहली स्थापना है वो भिलाई के लोको नंबर, यानी कि इंजन नंबर 37704WAP7 में लगाया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताओ उसको ध्यान देना। ये जो आपका कवच प्रणाली है ये क्या है? ट्रेनों को आमने सामने टक्कर से रोकना, संचालन को 100% सुरक्षित बनाना। यानी कि जैसे ये पटरी है, कई बार क्या होता है, एक ही पटरी में 2 ट्रेन आमने सामने आ जाते हैं और दोनों में टक्कर होता है, जिससे काफी जानमाल की हानि होती है। अब कवच प्रणाली लगाया जा रहा है, यानी कि रेलवे ट्रैक में कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है और इंजनों में कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से आपका जुड़ा होगा, और वहां से जो है रियल टाइम उनको नेविगेशन मिलेगा, और रियल टाइम जो है यानी कि पटरी में कोई ट्रेन आ रहा है वो चीज उनको पहला पता चल जाएगा, और जो जानमाल होने वाली है उस दुर्घटना से बचा जा सकता है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि लोको पायलट को वास्तविक समय में सिग्नल जानकारी केबिन में उपलब्ध कराएगा। पहले जो स्टेशन मास्टर पर डिपेंड होना पड़ता था, अब जो है डायरेक्ट जो इंजन की केबिन है उसमें उनको पता चल जाएगा। अभी जो है ये हमारे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के नागपुर झारसुगुड़ा रेलखंड उच्च घनत्व वाले मार्ग में इसे लगाया जा रहा है, ठीक है। स्थापना लक्ष्य, SECR के 551 इंजनों में क्रमिक रूप से इसे लागू किया जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। कवच प्रणाली ये कहाँ लगाई गई है पूछा जाए तो ये लगाया गया है नागपुर झारसुगुड़ा रेलखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संपूर्णता अभियान। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ईयर देखने के लिए मिलेंगे, एक 2024 और 2025, ध्यान देना। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में 500 आकांक्षी ब्लॉक, 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र के संकेतकों को 100% संतृप्ति, यानी कि पूर्ण रूप से प्राप्त करना, संतृप्ति प्राप्त करना था। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024, पिछले साल की बात हो रही है, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले इस अभियान में स्वच्छता, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। अब इसी संपूर्णता अभियान का पुरस्कार समारोह अभी 2025 में 3 अगस्त 2025 को राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ। क्या है? आकांक्षी जिलों, विकास खंड और उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिसके मुख्य 6 संकेतक थे। अभियान पिछले साल चला, पुरस्कार इस साल मिल रहा है।
जिसमें एएनसी पंजीकरण, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बच्चों को पूर्ण टीकाकरण, स्कूलों में समय पर पाठ्यक्रम की आपूर्ति, मधुमेह, उच्च रक्तचाप की जांच, बिजली युक्त स्कूल और स्व सहायता समूहों की परिक्रामी निधि, ये कुछ मुख्य संकेतक थे। अब देखिए पुरस्कार किसको मिला। प्रश्न पूछा जाएगा कि संपूर्णता अभियान के तहत स्वर्ण पदक किन दो जिलों को प्राप्त हुआ, तो बस्तर और कोंडागांव जिले को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, जिन्होंने 100% संतृप्ति यानी पूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। अगर विकास खंडों की बात करें तो शंकरगढ़, मैनपुर, माकड़ी, कोयलीबेड़ा और आपका ओरछा, प्रतापपुर, ये सभी के सभी क्या है, आकांक्षी जिलों के अंतर्गत है। ठीक है। रजत पदक मिला है दंतेवाड़ा, कोरबा, कांकेर, नारायणपुर को। और विकास खंड की बात करें तो लखनपुर, बैकुंठपुर, दुर्ग कोंदल, गोरिल्ला 2, कोरबा और पिथौरा को। कांस्य पदक मिला है बीजापुर को। विकास खंड के अंतर्गत देखिए आकांक्षी ब्लॉक और आकांक्षी जिला दोनों की बात हो रही है। गरियाबंद, उसूर, पोड़ी, उपरोड़ा, बोडला, तोकापाल, कुआकोंडा को। ताम्र पदक जो है, ठीक है, कांस्य के साथ यहाँ पे ताम्र पदक की बात हो रही है। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, महासमुंद और सुकमा को मिला है, जबकि विकासखंड स्तर पर अंबागढ़ चौकी को मिला है। इसमें केवल इसको याद रख लेना कि संपूर्णता अभियान के तहत स्वर्ण पदक किन दो जिलों को मिला, बस्तर और कोंडागांव जिलों को मिला। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी की जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा। मुख्यमंत्री के तौर पर यह इनकी पहली विदेश यात्रा थी, तो याद रखना किन दो देश की इन्होंने विदेश यात्रा की, जापान और दक्षिण कोरिया की। कब से कब तक ये विदेश यात्रा में थे, 22 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त, एक सप्ताह के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहली विदेश यात्रा जापान के ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में हुई। ठीक है, सबसे पहले जापान गए थे और जापान भी गए थे कुछ निवेश लाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। जापान और दक्षिण कोरिया में विभिन्न क्षेत्रों में 6 बड़े निवेश आमंत्रित किए गए। फूड प्रोसेसिंग, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और ईवी चार्जिंग निर्माण। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग जिसके तहत जो है आपका सरताज फूड्स, SAS स्वाना कंपनी, वहां की कंपनी है जिससे फूड प्रोसेसिंग के लिए आमंत्रण, निवेश के लिए आमंत्रण मिला है। बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जिसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए आमंत्रण मिला है। बायोसीड्स कॉर्पोरेशन पर्यावरण संरक्षण के लिए, SAS सनवा कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के लिए, और मॉडर्न टेक कॉर्पोरेशन जो कि ईवी चार्ज के लिए निवेश के लिए इन्होंने आमंत्रित किया है। ठीक है। किन दो देशों की यात्रा की, तो जापान और दक्षिण कोरिया। कब से कब तक यात्रा की वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट है जिसे फटाफट हम कवर करेंगे। सबसे पहले इस साल जो है हबीब तनवीर के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार, यानी कि जो 1 नवंबर को जो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, तब राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। गुरु घासीदास पुरस्कार, दानवीर भामाशाह पुरस्कार, ऐसे अलग अलग आपके मिनी माता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस साल जो है हबीब तनवीर जो कि रंगमंच से संबंधित है, हबीब तनवीर के नाम पर इस साल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ी, हिंदी व अन्य भाषा में नाटकों में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दूसरा, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य है आपका महानदी जल विवाद। इन्हीं दो जिलों से, इन्हीं दो राज्यों से होकर के बहती है। सॉरी, जिला बोल दिया, राज्य बोल रहा है। ठीक है। महानदी जल विवाद जो है 2 राज्यों के बीच में है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। और इन विवाद को सुलझाने के लिए जो अध्यक्ष न्यायाधिकरण जो बनाया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी। इससे एग्जाम में पहले ही प्रश्न आ चुका है। ठीक। शिवनाथ और तांदुला, शिवनाथ की सहायक नदी है तांदुला नदी, इन दोनों का संगम कहां पर है पूछा जाए तो दुर्ग के भरदा गांव में इसका संगम है। नवा रायपुर में बनाया जा रहा है IT हब। ठीक। कुएमारी जलप्रपात कहां पर मौजूद है पूछा जाए तो केशकाल में मौजूद है आपका कुएमारी जलप्रपात। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जिनका पिछले हाल ही में जो है इनका निधन हुआ था, इनकी अंतिम कृति, अंतिम पुस्तक जो है इसका विमोचन किया गया, जिसका नाम है, पुस्तक का टाइटल है मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं। CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नई एवं स्थायी अध्यक्ष नियुक्त की गई है सुश्री रीता शांडिल्य जी। अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं KM मनोठिया, छत्तीसगढ़ के। ठीक है। अखिल भारतीय की बात हो रही है। राष्ट्रीय DGP IG यानी कि पुलिस विभाग, DGP IG सम्मेलन जो कि दिसंबर 2025 में होने की संभावना है, IIM नवा रायपुर में यह आयोजित होगा। नेक्स्ट, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र की निर्देशक प्रभारी नियुक्त हुए हैं चितरंजन महापात्रा।
भीमसेन शिला जो कि उदेला की पहाड़ी में मौजूद है दंतेवाड़ा में। इससे रिलेटेड फैक्ट बता देता हूं कि जो दंतेवाड़ा में जो उदेला की पहाड़ी है वहां पे एक चट्टान मौजूद है, एक शिला मौजूद है। जब कभी भी वर्षा को विलंब होता है तो स्थानीय ग्रामीण इस उदेला की पहाड़ी में जा करके उस शिला को स्पर्श करके घुमाते हैं, जिससे कहा जाता है कि शिला को स्पर्श करके घुमाने से वर्षा होती है। ठीक है। देश में पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन ये आयोजित हुआ 23-24 अगस्त को जैनम मानस भवन रायपुर में। ये देश का पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहां पे आयोजित हुआ? रायपुर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ 20 अगस्त को सूरजपुर से हुआ। याद रख लेना। छत्तीसगढ़ जनगणना संचालक नियुक्त किए गए कार्तिकेय गोयल, इनका भी नाम याद रखना कि छत्तीसगढ़ जनगणना संचालक किन्हें नियुक्त किया गया है? कार्तिकेय गोयल को। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा और सरगुजा संभाग का पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया गया आपका दरिमा ग्राम पंचायत में। ठीक है, सरगुजा के दरिमा ग्राम पंचायत में। अब देखिए कुछ फैक्ट है जिसे रीड कर रहा हूं, ध्यान समझना। बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात के पास कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन 9 और 10 अगस्त को हुआ। कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन कहां हुआ? बस्तर में हुआ, चित्रकूट जलप्रपात के पास। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और कर्नाटक की कन्नड़ परंपराओं को एक मंच पर लाया गया। यह आयोजन प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है, जिसमें स्थानीय कला नृत्य व्यंजन प्रदर्शित किए गए। इस मेले में स्थानीय गोंड और हल्बी जनजातियों की परंपरा नृत्य के साथ साथ कर्नाटक के यक्षगान और डोल्लू कुनिथा जैसे नृत्य प्रदर्शन किया गया। तो आपके कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन कहां हुआ? चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में। छत्तीसगढ़ सरकार, IIM, NIT, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन मिलकर रायपुर में देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर प्रस्तावित है पूछा जाए तो ये प्रस्तावित है आपके रायपुर में। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार, IIM, NIT और आपका IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मोतीलाल ओसवाल जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन सभी के बीच में करार हुआ है देश के सबसे बड़े किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापना के लिए। देखिए नेक्स्ट, अब से बस्तर ओलंपिक जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में जो आयोजित होता है, बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में मनाया जाएगा। इसका मतलब है कि यह खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इसमें मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो बस्तर ओलंपिक है उसे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में इसे मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान जो कि 1 से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक चलाया गया, जिसके तहत राज्य भर के 814 लापता बालक बालिकाओं को तलाशने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? गुमशुदा बच्चों के तलाशी संबंधित है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन निश्चय जो कि ड्रग्स से संबंधित है। छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का बड़ा बदलाव करते हुए इस सुविधा को अब 100 यूनिट तक मासिक खपत उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया गया। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली खपत पर आधा बिजली बिल चुकाना पड़ता था। नया नियम 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आ गया है। पहले क्या था कि कोई अगर 400 यूनिट से कम यानी कि 380 यूनिट जलाया तो उसे जस्ट आधा यूनिट का इसे बिजली बिल देना पड़ता था। लेकिन अब जो है ये लिमिट, अपर लिमिट कर दिया गया है 100 यूनिट, काफी कम कर दिया गया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय प्राथमिकता श्रेणी परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चने की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी की जाएगी। इसमें खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सस्ती होगी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए छत्तीसगढ़ में 2025-26 में कुल 29 खनिज परियोजनाओं पर कार्य लिया जा रहा है, जिसमें बॉक्साइट, गोल्ड, ग्लूकोनाइट, लिथियम, टाइटेनियम, दुर्लभ मृदक धातुएं, फास्फोराइट, फ्लोराइड, लेड, जिंक, चूना पत्थर और लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज का सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण शामिल है। 2025-26 में कुल 29 खनिज परियोजनाओं पर कार्य लिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति में स्नेह सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पुरुष कौन सी हस्तनिर्मित वस्तुएं महिलाओं को उपहार में देते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति KBC में।
ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ की जो बस्तर की मुरिया जनजाति है वो अपने प्रेम, यानी कि अगर वो किसी लड़की को पसंद करते हैं तो प्रेम स्वरूप वो हाथों से निर्मित कंघी भेंट करते हैं। वो कंघी किसी जानवर की हड्डी से ही बना होता है, कभी लकड़ी से बना होता है, ठीक है। तो कंघी जो है स्नेह स्वरूप भेंट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में और रिपीट होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 22 साल के स्प्रिंट अनिमेश कुजूर, ठीक है, जो कि एथलेटिक्स है, धावक है, इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। यह टूर्नामेंट 13 से 21 सितंबर टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने शनिवार 23 अगस्त को चेन्नई में नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी जगह बना ली है। आगे आने वाले समय में आप और भी इनका नाम सुनेंगे। ये कौन है? ये धावक है, एथलेट्स है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो दरबार हॉल है, ठीक है, राजभवन का, यहां पे लिख लेना, राजभवन का जो दरबार हॉल है उसका नाम परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ मंडपम करने की घोषणा की गई और इसका विधिवत अनावरण भी किया गया। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर शुक्ल जो यूनिवर्सिटी है रायपुर का, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के द्वारा A+ ग्रेड इसने प्राप्त किया है, जिससे यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शासकीय विद्यालय बन गया है जिसे प्रतिष्ठित ग्रेड मिला है। यानी कि A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी पहला आपका यूनिवर्सिटी बन गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के महासमुंद की 2 होनहार बेटियों मृणाल विदानी और ओजल भारद्वाज या चंद्राकर ने इस, यहां पे लिख लेना, चेज भाजी से फॉरेंसिक पाउडर तैयार किया है जो कि अपराध स्थल पर फिंगरप्रिंट, चोट निशान को स्पष्ट करने और अन्य साक्ष्य जुटाने में मदद करेगा, ठीक है। कौन सी भाजी है? चेज भाजी से आपके फॉरेंसिक पाउडर इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 30 अगस्त 2025 को कोरबा के पाली में रेशम कृषि मेला और मेरा रेशम मेरा अभिमान 2025 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों को आधुनिक मशीनों की जानकारी देना और उनकी आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना है। रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सारे फैक्ट। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।